हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें आईपीसी के सारे सेक्शन इंक्लूडेड होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 34। पर इस वीडियो को देखने के पहले प्लीज़ नीचे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतने कम दिनों में ही इतने सब्सक्राइबर हमें मिल चुके हैं। हम चाह रहे हैं ये टीम और जल्दी जल्दी बढ़े और जल्दी जल्दी काफ़ी बड़ी एक फैमिली बन जाए। और इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, मैं नहीं चाहती कि आप एक भी पॉइंट को मिस करें। इसमें लास्ट में कई सारे केसेस भी हैं, लैंडमार्क केसेस हैं जो कि, तो उन्हें प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 34 कहता है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of them such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देते हैं या किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं विद द कॉमन इंटेंशन, हर एक व्यक्ति, हर एक सिंगल व्यक्ति इक्वली लायबल होता है। मान लीजिए अगर किसी तरह का क्राइम है जिसमें 5 लोग साथ में मिलके काम करते हैं, तो उस 5 लोगों का पाँचों के पाँचों मिलके किसी को मर्डर नहीं करेंगे। 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति होगा जो चाकू घोपेगा, एक व्यक्ति होगा जो सब पाँचों को लाने ले जाने का काम करेगा, दूसरा सिर्फ सिक्योरिटी का काम करेगा, बाकी के 2 में भी हो सकते हैं किसी और तरह से हेल्प प्रोवाइड करें। तो इस तरह से वो पाँचों ही सेक्शन 34 के लिए उनमें जॉइंट लायबिलिटी लगेगी, यानी कि पाँचों ही जॉइंटली इक्वली लायबल होंगे फॉर दैट एक्ट। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स पहला चीज़ है देयर शुड बी अ क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल एक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह की क्रिमिनल इंटेंशन होना किसी तरह के क्राइम को नहीं बनाता। यू शुड हैव डन अ क्रिमिनल एक्ट इस चीज़ में आने के लिए। दूसरी चीज़ होती है क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। सेक्शन नंबर 34 लगता ही इसलिए है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी है। तब जॉइंटली वो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति को सेम तरह से लायबल रखता है, तो सेवरल पर्सन होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है द क्रिमिनल एक्ट इज डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। सो देयर शुड बी अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। सारे व्यक्ति का एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए कि या तो मर्डर का कॉमन इंटेंशन है, या रॉबरी का कॉमन इंटेंशन है, या किडनैपिंग का कॉमन इंटेंशन है। सो देयर शुड बी अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। इधर एक वर्ड यूज हुआ है फर्दरेंस। ये फर्दरेंस शब्द क्या कहता है ये देखते हैं। ये फर्दरेंस शब्द कहता है किसी तरह की हेल्प या किसी तरह की प्रोग्रेस प्रोवाइड करना। जिस तरह से कि मैंने एक एग्जांपल समझाती हूँ मैं। ए और बी दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अब वो एक बैंक को रॉब करेंगे, और दोनों ही पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसा लेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। दोनों बैंक में जाते हैं। ए डिसाइड करता है भैया मैं जाके पैसा लूँगा, बी डिसाइड करता है मैं गेट पे खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करूँगा, किसी को अंदर आने जाने नहीं दूंगा। अब ए जिस वक्त पैसा ले रहा होता है उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है, और वो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ भागते हुए आता है। ए डर के मारे उसे शूट कर देता है, दोनों ही पैसे लेके भाग जाते हैं। पर पुलिस सिर्फ और सिर्फ बी को कैच कर पाती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। तो बी अपने आप को डिफेंड करता है कि भैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था, हमने तो पहले ही सोचा था हम किसी को मारेंगे नहीं, और मैंने तो मारा भी नहीं है किसी को नहीं। बट स्टिल कोर्ट कहती है कि बी भी इक्वली लायबल होगा फॉर मर्डर एंड रॉबरी, क्योंकि उसने अपनी हेल्प प्रोवाइड करी है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है फॉर द कमीशन ऑफ दैट क्राइम। तो ये चीज़ कहलाती है फर्दरेंस। और फोर्थ पॉइंट है देयर शुड बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन द कमीशन। जितने भी व्यक्ति हैं जिनका प्लान है, तो उन सभी का पार्टीशन भी होना ज़रूरी है उस क्राइम को होने के लिए। एक चीज़ और बताती हूँ कि हम बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि देयर शुड बी अ प्री मीडिएशन या एक कोई सी प्रायर कॉन्स्पिरेसी हो ही हो। यानी कि हमें किसी का मर्डर करना है तो हम 5-6 दिन पहले से एक प्लान बना के बैठे हैं। तो सिर्फ वही चीज़ सेक्शन नंबर 34 में नहीं आती है। एक केस है हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर केस में एक प्रायर कॉन्स्पिरेसी या प्री मीडिएशन हो ही हो। कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी बन सकता है। मान लीजिए हम 4-5 व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे थे जो कि हमारे पूरे अगेंस्ट बात कर रहा है या हमसे कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो हम 4-5 व्यक्ति सिर्फ इशारों में कहते हैं कि अब तो इसको धर लेंगे और बहुत बुरा उसको मार देते हैं, जिसकी वजह से उसका सही में डेथ हो जाती है। तो उस वजह से मर्डर में हम सारे ही लोग इक्वली तब भी जो है लायबल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक कोई सी प्रायर कॉन्स्पिरेसी लेके जाएं तभी सेक्शन नंबर 34 लगेगा। हमारी थर्ड स्लाइड्स कहती है इन वर्ड्स ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये जो लाइन है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये एक 1870 में एक अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू ली गई है। इसके पहले ये लाइन हमारे आईपीसी में नहीं थी। 1870 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये लाइन हमारे
आईपीसी में ली गई है। और सेक्शन 34 जो है ये सिर्फ एक तरह का एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है, यानी कि सिर्फ एक तरह का एक्सप्लेनेशन देता है, ये इसका खुद का कोई स्पेसिफिक ऑफेंस है ही नहीं। हम किसी बंदे को, किसी 4-5 बंदे को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 34 के लिए लायबल कर ही नहीं सकते हैं। सेक्शन 34 हमेशा किसी और आईपीसी के सेक्शन के साथ लगता है। जैसे मान लीजिए 5 लोग मिलकर किडनैपिंग कर रहे हैं तो किडनैपिंग के साथ सेक्शन नंबर 34 लगेगा। अगर 5 लोग मिलकर रॉबरी कर रहे हैं तो रॉबरी के साथ सेक्शन नंबर 34 लगेगा। अगर 5 लोग मर्डर कर रहे हैं तो मर्डर के साथ सेक्शन नंबर 34 लगेगा। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन देता है उस क्लॉज को कि ये एक जॉइंट लायबिलिटी है, एक जॉइंट लायबिलिटी को दर्शाता है। तो सेक्शन 34 इज जस्ट एक्सप्लेनेटरी क्लॉज, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है, इसका खुद का स्पेसिफिकली कोई ऑफेंस है ही नहीं। और उसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है हमारा जॉइंट लायबिलिटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लायबिलिटी एक केस था रैग वर्सेस क्रूज। इस रैग वर्सेस क्रूज केस के द्वारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लायबिलिटी हमारे आईपीसी में लिया गया है। होता क्या है, ए को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसके घर पर आती है और जिस वक्त पुलिस ए के घर पर आती है बी सी डी भी उसके घर पे मौजूद होते हैं। तो वो चारों लोग ए के घर पे होते हैं और पुलिस आती है ए को अरेस्ट करने के लिए। अब ए को अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस आती है तो सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं पुलिस को देख के, और वन ऑफ दैम वो पुश कर देते हैं पुलिस को, उसको ब्लो कर देते हैं। तो जिसकी वजह से पुलिस तो अब गुस्से में चारों को उठा के लेके जाती है, चारों को उठा के लेके जाती है। तो चारों ही अपना अपना एक्सप्लेनेशन देते कि मैंने तो ब्लो करा ही नहीं पुलिस को, मैंने मारा ही नहीं, मैंने पुश करा ही नहीं। तो अब क्या हो गया कि अब कोर्ट के पास ये काफ़ी बड़ी जो है मुसीबत हो जाती है कि भैया इसमें किस व्यक्ति ने कौन सा पार्ट प्ले करा है, अब हम ये कैसे जानेंगे। ये कोर्ट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोर्ट जो है जॉइंट लायबिलिटी यानी कि चारों ही लोगों को फिर जो है इक्वली लायबल कर देती है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट केस आता है, ये है बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट केस है जिसमें क्राइम से भी एक व्यक्ति करता है, पर उस क्राइम को होने के लिए जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या अपनी सर्विस रेंडर करते हैं, सारे लोगों को इक्वली जो है लायबल ठहराया जाता है। इस केस में होता क्या है, बहुत सारे सेवरल पर्सन होते हैं, दे फॉर्म अ गैंग, और वो लोग गैंग बना के पोस्ट ऑफिस जाते हैं पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए। अब वो लोग जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो पोस्ट मास्टर से एक व्यक्ति कहता है कि भाई सारा पैसा निकाल और बाहर रख। इस बीच उन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि वो बंदा अपनी गन निकालता है और उस पोस्ट मास्टर को शूट कर देता है। तो वो लोग सारे पैसे लेके, अब वो गैंग तो भाग जाती है पोस्ट मास्टर को मार के, पर पुलिस कैच कर लेती है बरिंद्र कुमार घोष को। बरिंद्र कुमार घोष उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गेट पे खड़े होकर एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। तो बरिंद्र कुमार घोष अपने आप को डिफेंड करता है कि मैंने किसी का क्राइम करा ही नहीं है किसी तरह का, मैं तो सिर्फ गेट पे खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। तो नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है कि आपने उस सर्विस प्रोवाइड करी, आपने उस क्राइम को होने के लिए, तो आप भी इक्वली लायबल हैं। तो बरिंद्र कुमार घोष भी उसमें सेक्शन 302 यानी कि पनिशमेंट फॉर मर्डर और रॉबरी के लिए जो है साथ ही में लायबल होता है।